नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं HTML की। HTML हम इस सिंगल वीडियो में बात करेंगे। अब HTML क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ काम आने वाला है? तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं, मेन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम, तो उन सभी में आपको ये HTML देखने को मिल जाता है। थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या कुछ एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs या जो एक प्रकार से हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोले तो 4 ऑप्शन में से एक को आपको टिक करना होता है। तो उन सभी में भी ये आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम है HTML। तो चलिए हम जो है स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट रूप से इसी वीडियो में इसको कवर करते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी से शेयर कर दीजिए ताकि उन सब का भी फ़ायदा हो जाए। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम और वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं HTML की। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिक रूप से एक क्वेश्चन है, यानी कि HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना क्यों यूज़ की जाती है। तो इसका जो यूज़ है मुख्य रूप से वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज़, वेब पेज में जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार होगा उसको डिस्क्राइब करने का काम भी किसका होता है? HTML का। तो आपको जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। देखिए वेब पेज बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे जो टैग है वो लिखना पड़ता है और हर एक टैग को हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। जैसे आगे हम बात करेंगे बहुत सारे टैग की। तो चलिए हम जो है यहाँ बेसिक रूप से पढ़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उसमें आपको जो है सारी क्लियरिटी हो जाएगी और एक एक करके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को हम आगे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए ब्राउज़र में जो कंटेंट है वो किस प्रकार प्रदर्शित होगा उसको डिफाइन करने का काम करते हैं एलिमेंट। जैसे कि मैंने बताया HTML में बहुत सारे एलिमेंट का कलेक्शन होता है और वही एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि जो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर होगा, वेब पेज किस प्रकार दिखेगा या जो भी कंटेंट है वो किस प्रकार दिखेगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं एलिमेंट्स, जो कि HTML के अंतर्गत होते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखिए आपको अलग अलग प्रकार के जो टैग है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ हेडिंग, यानी हेडिंग टैग के द्वारा इसको प्रदर्शित कराते हैं हम। दिस इज़ अ लिंक, एंकर टैग या लिंक टैग के द्वारा इसको प्रदर्शित कराते हैं। दिस इज़ अ पैराग्राफ, P टैग के द्वारा इसको प्रदर्शित कराते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स की सीरीज़ होती है किसके अंतर्गत? HTML के अंतर्गत। तो हम सिंपल यहाँ वेब पेज का स्ट्रक्चर देखें तो इसको देखने से पहले मैं आपको जो है सिंपल जो HTML लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो दिखाता हूँ। तो हम सीधे चल लेते हैं, यहाँ पे हम वेब पेज में चल लेते हैं और वेब पेज में चलने के बाद हम यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और नया टैब में आपको देखने को मिलेगा एड्रेस बार और यहाँ पे आपको लिखना है कोड एडिटर या फिर हम बोल देंगे टेक्स्ट एडिटर। देखिए टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं सबसे पहले। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो वेब पेज है वो कहाँ दिखाई देता है। तो वेब पेज की अगर बात करें तो ब्राउज़र में दिखाई देता है और ब्राउज़र आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ब्राउज़र देखोगे तो ब्राउज़र आपको मिलेगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज है या मोबाइल के खुद के ब्राउज़र आते हैं। जैसे अलग अलग कंपनियों के मोबाइल चलाते हैं आप, उसमें आपको ब्राउज़र देखने को मिल जाते हैं इनबिल्ट। आपकी इच्छा है तो आप गूगल क्रोम चला सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज चला सकते हैं, तो बहुत सारे ब्राउज़र आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ब्राउज़र है। अब इस ब्राउज़र में हम जो है इस प्रकार गूगल खोलें तो गूगल में आपको एक सिंपल वेबसाइट देख सकते हैं हम। जैसे मान लो हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको ट्यूटोरियल मिलते हैं sarkarstudywaves.com, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे तो आपको कोई भी कंटेंट देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो हम यहाँ सिंपल चलते हैं और सिंपल चलने के बाद हम जो है क्या करते हैं, जावा वाला जो है या फिर विंडोज़ वाला, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ सिंपल हमने इस ट्यूटोरियल को ओपन कर लिए जो हमारा मैटर था, जावा प्रोग्रामिंग क्या है, हिस्ट्री, फीचर्स एंड इसके उपयोग। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ देखिए आपको जावा प्रोग्रामिंग क्या है, नीचे आपको बहुत सारा कंटेंट है। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक तो यहाँ हो नहीं रहा, आप F12 दबा दो। F12 दबाओगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको ये विंडो को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम जो है इधर लेके आ जाते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ा करोगे देखिए आपको जो भी कंटेंट लिखा है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे शुरू में आपको लिखा है HTML, दिख रहा है HTML लिखा है, इसका मतलब आप सिंपल समझ गए होंगे जो भी वेब पेज बनता है उसकी शुरुआत HTML से ही होती है, यानी कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। फिर बाकी की चीज़ें बाद में आ जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा HTML एक वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जिसके अंतर्गत हम HTML के या जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। फिर बाद में बाकी की चीज़ें आती है, जैसे कि HTML को फॉर्मेट करना है, इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए CSS आती है, CSS के बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट, यानी कि इसमें जान डालने का, यानी कि इसको जिंदा करने का काम। वेब पेज आपका नॉर्मल होता है, क्लिक करे या जो भी काम हो रिस्पॉन्स करे, तो रिस्पॉन्स करे उसके लिए आ जाती है जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन बेसिक चीज़ है, HTML है, CSS और जावास्क्रिप्ट, तीन बेसिक चीज़ें आपसे बन जाती है। तो आप आगे की चीज़ें जैसे कि पाइथन है, PHP है और बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती है जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आती है। तो उन सबको हम बाद में देखेंगे। वो सारी लैंग्वेज भी आपको मैं बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस और अन्य एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा HTML, और HTML के बाद हेड है, बॉडी है, बाकी की चीज़ें जैसे डिव है। डिव का मतलब हो जाता है पूरी जो वेब पेज है उसमें छोटे छोटे पार्ट डिसाइड करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको क्या कहलाता है, डिव यानी डिवीज़न। ठीक है, उसके अलावा देखिए स्टाइल दी हुई है, ये भी टैग है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट दी हुई है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो देखने को मिल जा रहा है। इसके साथ ही देखिए स्क्रिप्ट कितनी सारी यूज़ हुई है, यानी कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होने वाली है, जो कि कोड यानी कि जो हमारा वेब पेज है उसको रिस्पॉन्स योग्य बनाती है, यानी कि जिंदा करती है। देखिए यहाँ नीचे चलेंगे तो आपको बहुत सारा कोड, यानी कि जो एक वेब पेज सिंगल वेब पेज होता है उसमें HTML देखने को मिल जाता है, बॉडी देखने को मिल जाती है और HTML क्लोज हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि जो HTML है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, वेब डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वेब पेज को बनाने के लिए। जो हमारा वेब पेज ये दिख रहा है इसको भी कहीं ना कहीं HTML की सहायता से बनाया गया। कैसे पता, राइट क्लिक करो, देखिए जब भी कोई वेब पेज में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तो व्यू पेज सोर्स आ जाता है, इसका सोर्स देखना, इंस्पेक्ट में सारी चीज़ें दिख जाती है। तो हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ भी आपको HTML की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो आप HTML देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वापस से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ हम चल लेते हैं। देखिए आपको कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो HTML के जो कोड है जो हमने अभी देखे हैं उसको लिखने के लिए कहीं ना कहीं टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, या HTML एडिटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो है इसको जैसे हम देखें नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है। तो हम ये चीज़ डाउनलोड करने से पहले अगर आपके पास में विंडोज़ है, और विंडोज़ है तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और सिंपल आप जो है इस प्रकार नोटपैड को टाइप करेंगे जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस प्रकार से फाइल खुल जाती है नोटपैड की। अभी ब्लैक दिख रहा है, चलिए मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, मतलब ब्लैक स्क्रीन अगर आपको नहीं समझ में आ रही अच्छे से तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पर्सनलाइज में जाकर देखिए यहाँ पे आपको थीम या कलर दिखता होगा, जैसे यहाँ कलर दिख रहा है तो कलर में जाकर डार्क को मैं लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए नोटपैड जो है थोड़ा लाइट लाइट दिखेगा। ठीक है, ब्लैक इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है और बैटरी इफिशियंसी यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बैटरी की। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा नोटपैड खुल चुका है। तो सिंपल अगर कोडिंग करें तो इस नोटपैड में हम कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला जो टैग होता है वो आपको पता है HTML है, अभी हमने बात करें किसकी, वेब पेज की। आगे हम इनके बारे में समझेंगे डिटेल में। जब भी कोई टैग लिखा जाता है तो वो दो दो आते हैं एक साथ। अब एक साथ दो आते हैं मतलब एक ही पेज में दो आते हैं, तो एक तो हो गया इस प्रकार का और नीचे आप एंटर करोगे तो एक हो गया इस प्रकार का। क्या अंतर है दोनों में बताइए। यहाँ इसमें लगा स्लैश और इसमें लगा है नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल है और आगे लेस देन ग्रेटर देन लगा है। यहाँ भी लेस देन ग्रेटर देन है पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, स्लैश। ठीक है, तो ये स्लैश जो है यहाँ पे, ये स्लैश को मतलब ये बिना स्लैश वाले को बोल देते हैं स्टार्टिंग टैग, यानी कि शुरुआत हुई है किसकी, HTML की, और बंद कहाँ हुआ यानी क्लोजिंग टैग यहाँ पे। अब दूसरा जो टैग आता है वो आता है हेड। हेड भी कहीं ना कहीं बंद होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिली होगी, जो टैग पहले शुरू हुआ है वो सबसे लास्ट में बंद होगा। ठीक है, और हेड शुरू हुआ तो हेड बंद हो गया। हेड के अंदर भी एक टैग लिखा जाता है जिसका नाम है टाइटल, और टाइटल में हम लिखते हैं हमारे वेब पेज का नाम। देखिए यहाँ पे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वेब पेज का नाम क्या है, टेक्स्ट एडिटर। उदाहरण के लिए हम नोटपैड खोल लेते हैं, ये देखिए नोटपैड खोल लें और इसको क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ डाउनलोड पे भी चल लेते हैं।
तो ध्यान से देखिए, ये जो पेज है इसका नाम है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, दिख रहा है टाइटल में। तो ये टाइटल में क्या शो होना चाहिए उसको डिसाइड कौन करता है, ये टाइटल। चलिए हम लिख देते हैं HTML एग्जाम्पल इस प्रकार, और टाइटल को भी आपको बंद करना है। अब बंद कैसे करना है भाई, सिंपल सी बात है, हेड का काम होता है कंप्लीट हेडर को मेंटेन करना। कैसे, आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली जो पट्टी है, ये ऊपर वाली पट्टी कहलाती है कंप्लीट रूप से हेडर, और हेडर में क्या जाता है टाइटल, और टाइटल को कंटेंट कौन करेगा, एक प्रकार से ये देखिए टाइटल, और टाइटल किसके अंदर है, हेड के अंदर। तो हेड का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, हेड का काम जब कंप्लीट हो गया तो नीचे अंदर आ जाती बॉडी। बॉडी मतलब जो भी हमको डिस्प्ले कराना है, जो भी HTML में कंटेंट है, जो भी एलिमेंट है, सारी चीज़ें कौन डिस्क्राइब करेगा, ये HTML के एलिमेंट, और कहाँ शो होंगे, बॉडी के अंदर। तो बॉडी आपकी आ जाती है हेड के नीचे। तो हेड के जस्ट नीचे हम क्या शुरू करेंगे, बॉडी, और बॉडी के बाद हम इसको नीचे HTML के जस्ट पहले बॉडी को बंद कर देंगे। यहाँ पे ये जो देखोगे आप, इसको बोल देते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप बोलोगे कंटेनर टैग। कंटेनर टैग बोले तो यही HTML के जो टैग है वो सारा कंटेंट को अपने अंदर समेट कर रखते हैं। कैसे, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो ही डिस्प्ले होगा। तो आपको ये बेसिक टैग लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक टैग नहीं लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, आपका HTML पेज रन नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम सिंपल इसको सेव कराते हैं। सेव कराने के लिए आपको नियम याद रखना है कि जब भी आप सेव करो तो सेव करना तो आपको पता है, सेव करोगे तो एक पर्टिकुलर आप फोल्डर बना लो। फोल्डर जैसे डेस्कटॉप पे मैं बना लेता हूँ, और यहाँ लग देता हूँ मैं प्रैक्टिस, इसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस, और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपको फाइल नेम देना है, तो फाइल नेम क्या देना है, फाइल नेम मीनिंगफुल देना। भाई ये क्या है, ये आपका HTML का एग्जाम्पल है, तो आप HTML एग्जाम्पल करके ऐसा दे सकते हैं। पर डायरेक्टली आप ऐसे सेव कर दोगे तो क्या होगा, ये वेब पेज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप टाइप में देखो, नीचे टाइप में .txt लिखा है, तो कभी भी HTML का जो फाइल है वो .html से सेव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लास्ट में क्या लगाएंगे, डॉट, और डॉट लगा के आप HTML भी लगाओगे, तभी जाके कहीं जो फाइल है हमारी वेब पेज के रूप में बन पाएगी। पता चल रहा है, आप ये नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो आपने ये हटा दिए और इसको कर दिए नॉर्मल सेव .txt से, ये देखिए सेव कर दिया मैंने। अब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करोगे, देखिए हमने प्रैक्टिस नाम की फ़ोल्डर बनाया है, इसको आप क्लिक करो और आप यहाँ देखोगे तो ये फाइल जो है, देखिए यहाँ पे लिखी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में रन नहीं होगा, यानी कि वेब पेज नहीं कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप सेव करो तो सेव करते समय, जैसे मान लो मैं फिर से बताता हूँ, सेव एस, और यहाँ देखिए इसके लास्ट में आपको .html लगाना नहीं भूलना है जब भी आप वेब पेज बनाओ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई, .html के साथ में HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होता है, और HTML के डॉक्यूमेंट को वेब पेज बोलते हैं। चलिए सेव कर दें। अब मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था जो बगैर HTML के था, एक HTML एग्जाम्पल है जो .html के साथ में था। तो हम दोनों में से किसको क्लिक करें, इसको, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये कहलाए, ये जो रन होगा वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी नोटपैड में, और ये जो रन होगा वो होगा आपका ब्राउज़र में। क्लिक करके देख लेते। देखिए यहाँ पूछ भी रहा है, जितने भी ब्राउज़र है लिस्ट आ गई है। चाहे तो आप नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज या ब्राउज़र गूगल क्रोम कोई में भी इसको यूज़ कर ले, ऐसे ऑलवेज कर दो उसको। तो ध्यान से देखिए, टाइटल में हमने HTML एग्जाम्पल दिया था, आ चुका है, पर अंदर खाली क्यों आया भाई, सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। पर बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखे क्या, नहीं, खाली है। तो हम लिख देते हैं जैसे H1, और H1 में लिख देते हैं वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमने लिख दिए, और H1 जैसे बाकी टैग क्लोज होते हैं वैसे ही हमने H1 को भी क्लोज कर दिया। हर एक टैग का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो H1 ओपन है और H1 क्लोज है, और बीच में क्या लिखे अपन ने, टेक्स्ट, जो प्रिंट कराना है। तो सिंपल सी बात है, इन सबको हम जो है क्या बोल देंगे, एलिमेंट। क्या बोल देंगे, एलिमेंट। अब एलिमेंट जो है कंप्लीट काम करता है। मान लो हम ओपन टैग बस लिख देते हैं या क्लोजिंग टैग, तो काम करेगा क्या, नहीं। यहाँ जो कंप्लीट चीज़ है वो एलिमेंट कहलाती है, और एलिमेंट ही काम करता है, और यही बताता है कि किस प्रकार कंटेंट को ब्राउज़र में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो एलिमेंट आप समझ गए, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और बीच में जो कंटेंट लिखे उसको मिलाकर एलिमेंट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा हेडिंग, और इसको फिर जाकर हम क्या कर लेंगे, सेव, और हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में जाके हम करेंगे रिफ्रेश। जितनी भी बार आप एडिटिंग करोगे, अपडेट करोगे अपने नोटपैड की फाइल को, हर बार जाके आपको सेव करना है, और उसके बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करना है। ये देखिए आपका जो कंटेंट है वो आ चुका है। ऐसे ही हम
बहुत सारे कंटेंट, मान लो H1 में प्रिंट कराना है, H2 में प्रिंट कराना है, या अलग अलग आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। लिंक प्रिंट कराना, इमेज है, या फिर ऑन और अन्य चीज़ें। तो इस प्रकार हम जो है इसमें कंटेंट को शो करा सकते हैं। तो आपको बेसिक कोडिंग नोटपैड में लाए हमने, कोडिंग को सेव करे .html से और रन कैसे कराए, ब्राउज़र से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना बन जाएगी, समझ में भी आ गई होगी किस प्रकार आपको पूछा जाएगा। ब्राउज़र मतलब आपको HTML डॉक्यूमेंट को रन कराने के स्टेप्स क्या है, तो आपको बोल दिया जाएगा 4 स्टेप्स में से, तो इनमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत है, या HTML वेब पेज या फिर HTML की कोडिंग के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है। बेसिक रूप से HTML टैग का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ टेक्स्ट एडिटर का जो है आपकी ज़रूरत होती है, जो आपने नोटपैड देखे। तीसरी चीज़ आपको ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ सिंपल देखते हैं। देखो सिंपल, ये डॉक टाइप HTML एक प्रकार से डिस्क्राइब करता है, हालांकि ना लिखे तो भी चलेगा, पर हमने कहाँ से लिखे, HTML से। तो HTML बेसिक एलिमेंट होता है, सबसे स्टार्टिंग यही बताता है कि हमारा वेब पेज है, मतलब हमारा जो है जो भी हमने लिखे हैं वो वेब पेज है। तो HTML लिखे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको क्लोज कहाँ करें, लास्ट में। बीच में जितनी भी चीज़ें वो वेब पेज के एलिमेंट कहलाएंगे। तो हेड के बाद हमने लिखे टाइटल, जो पेज को टाइटल देता है, अगर ना लिखे तो अनटाइटल आ जाएगा। उसके बाद हेड का काम कंप्लीट, टाइटल का काम कंप्लीट, तो उसके पहले बंद कर दिए, हेड का काम कंप्लीट तो बंद कर दिए। फिर बॉडी में वो चीज़ दिखाई जाती है जो पर्टिकुलर हमको डिस्प्ले होती है। तो बॉडी के अंदर हमने लिखे H1, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पर ये वाली चीज़ें सेम होती है। ये बेसिक HTML के एलिमेंट कहलाते हैं। पी टैग हमने लिखे, जिसके अंतर्गत पैराग्राफ जो है प्रदर्शित होता। हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं, जैसे मान लो पी लिखे और हम लिख देते हैं दिस इज़ आ पैराग्राफ, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसको हम जो है से क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमने इस प्रकार क्लोज करे तो आप इसको कर दोगे फाइल में जाकर सेव, और यहाँ जाकर जो है ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करोगे देखिए यहाँ पे आपको जो है जो पैराग्राफ हमने लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार हम जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ढेर सारे कंटेंट, ढेर सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो डॉक टाइप है वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है, मतलब HTML5 में ये देखने को मिल जाता है। आगे हम वर्जन के बारे में बात करेंगे, तो वर्जन 1.0 से शुरू हुए हैं, आगे जाकर अभी देखें तो HTML5 अभी चल रहा है। तो HTML5 की डिक्लेरेशन यानी कि डेफिनेशन के लिए इसको लिखा जाता है। और HTML जो है बेसिक यानी रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट बोले तो पेड़ देखा आपने, पेड़ का जो मुख्य तना होता है वो रूट कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जब भी हम वेब पेज में लिखेंगे बहुत सारे कंटेंट, ये सब एलिमेंट, तो उसके लिए रूट एलिमेंट यानी कि HTML को लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हेड होता है। हेड जो होता है मेटा इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको आगे जाकर जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो उसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप डेकोरेशन के लिए CSS यूज़ करोगे, उसको भी आप यहाँ लिख सकते हो। कुछ अदर फाइल को लिंक करोगे वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। साथ ही टाइटल आप लिख सकते हो। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी को रखता है। देखिए हमारे लिए जो जानकारी है वो डेटा हो गया, हमारे लिए जो जानकारी है वो हमारा डेटा हो गया, पर उस जानकारी या उस डेटा के लिए भी कोई ना कोई डेटा होता है, उसे मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा के डेटा को मेटा डेटा। तो वो डेटा कहाँ रह रहा है, वो रह रहा है हेड सेक्शन में। तो इसलिए मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने का काम कौन करता है, हेड सेक्शन करता है। फिर आ जाता है टाइटल। तो सिंपल से वह टाइटल जो है एक शीर्षक यानी कि नाम देने का काम करता है वेब पेज को। बॉडी जो है जो भी ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है उसको दिखाने का काम करती है। और जो H1 है वो H1 हमको हेडिंग एलिमेंट दिखाता है, यानी कि हेडिंग लेवल 1 दिखाता है। ये हेडिंग लेवल 6 तक चलते हैं, आगे बात करेंगे इसकी। फिर उसके बाद P, ये पैराग्राफ को डिफाइन करता है। तो ये सारा जो वेब पेज का है डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली है। उसके बाद आप देखोगे एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट के बारे में मैंने बता दिया, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और बीच में जो कंटेंट लिखे हैं उन तीनों से मिलकर क्या बन जाता है, HTML एलिमेंट। जैसे कि H1 एलिमेंट हो जाता है हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो एलिमेंट के अंतर्गत आपको, जैसे हम सिंपल बोलेंगे तो BR भी एक एलिमेंट है। BR बोले तो ब्रेक करना, यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए BR का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ का यूज़ यानी कि P टैग का यूज़ पैराग्राफ के लिए करते हैं। H1 का यूज़ करते हैं हम हेडिंग के लिए। तो ये सब जो है एलिमेंट कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट के कंटेंट है, स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है, इन तीनों से मिलकर क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। अब ब्राउज़र की बात करें जिसे हम सिंपल वेब ब्राउज़र भी बोल देते हैं, तो क्या है ये,
ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले तो हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़े हैं, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो यूज़ आते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन। जिसमें वेब ब्राउज़र हमको इंटरनेट में सर्फिंग करने, वेब पेज को रन कराने के लिए यूज़ होता है, जिसके अंतर्गत आपको क्रोम है, गूगल क्रोम, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है। सफारी आपका मैकबुक एप्पल में चलता है, ठीक है। इसके अलावा हम बाकी चीज़ें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे जैसे ब्राउज़र में हमने देखिए टाइटल जो दिए थे वो आ गया, और हेडिंग 1 पैराग्राफ दिए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और कहाँ पे फाइल सेव है उसके लिए यूआरएल आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं तो यूआरएल यहाँ आ जाता है, अगर आप ऑफलाइन लोकल सोर्स से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यूआरएल आ जाता है, पाथ जिसे हम बोल देते हैं एड्रेस। आगे चलेंगे, पेज का स्ट्रक्चर। HTML पेज का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख ली है कि भाई सबसे पहले HTML आता है, लास्ट में बंद होता है। उसके बाद हेड आता है जो टाइटल के बाद बंद होता है। टाइटल आता है जो कंटेंट, जो टाइटल शो होना उसके बाद बंद हो जाता है। फिर बॉडी आती है और बॉडी HTML के पहले बंद हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमको लिखना वो सारी चीज़ें कहाँ जाती है, बॉडी के अंदर। चाहे वो H1 हो, पैराग्राफ हो, एंकर टैग हो, इमेज टैग हो, मार्क्यू टैग हो, या जो भी हम बोल सकते हैं, जितने भी HTML के एलिमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। फिर हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि भाई सबसे पहले जो HTML है उसको किसने बनाया था। तो हम बात कर लेते हैं HTML रन होता है ब्राउज़र में, ब्राउज़र मतलब इंटरनेट में, ऐसा हम बात कर लेते हैं HTML का जो डॉक्यूमेंट है। तो इंटरनेट यानी कि WW बनाने का काम सबसे पहले किसने किया, टिम बर्नर ली ने। कब, 1989 में। पर 1991 की बात करें तो इन्होंने HTML का भी निर्माण किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, इंटरनेट या WW बनाने से भी कोई काम नहीं चलता, उसके अंदर रन कराने के लिए वेब पेज भी तो चाहिए। तो वेब पेज बनाने का काम कौन करता है, HTML। तो कहीं ना कहीं HTML की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए यहाँ पे इनके द्वारा 1991 में HTML बनाया गया। फिर धीरे धीरे प्लस होते गया, इसको ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना कि भाई 1993 में HTML प्लस हुआ, 2.0 हुआ। फिर उसके बाद देखिए W3C के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया। यानी कि W3C क्या होती है, आप ISO सर्टिफिकेट देखते हैं कि भाई एक ऑथोराइजेशन मिल जाता है, एक वैलिड संस्था मानी जाती है कोई भी चीज़ों के लिए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग की दृष्टि से देखें या इंटरनेट की दृष्टि से तो W3C जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करती है कोई भी चीज़ को वेब डेवलपमेंट या वेब के लिए। तो HTML 3.2 जो है रिकमेंड कर दिया गया था W3C के द्वारा 1997 में। फिर देखिए यहाँ पे ये रिकमेंड इसके देखिए यहाँ पे 2008 में यहाँ पे HTML5 जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया पब्लिक के लिए। फिर इसको लाइव कर दिया गया 2012 में। फिर धीरे धीरे अपग्रेड होते गया, देखिए HTML 5.2 धीरे धीरे ये आगे अपग्रेड होते जाएगा। तो ये कुछ वर्जन हो गया, आपको बेसिक 1-2 चीज़ें बस याद रखना है यहाँ से, 1989, 1991। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उसके बाद HTML एडिटर या टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जहाँ पे भी हम HTML के कोड को लिखेंगे वो HTML एडिटर कहलाएगा या टेक्स्ट एडिटर कहलाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमने नोटपैड देखे, आगे हम बात करेंगे नोटपैड प्लस प्लस की। जैसे हम यहाँ चलें तो आपको देखिए यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, और अलग अलग प्रकार के जो एडिटर है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको एक VS कोड भी देखने को मिल जाता है। VS कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली आईडी है, जिसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के कोड लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ऐसे ही सबलाइम आपको देखने को मिलेगा। तो सबलाइम भी एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है जिसके थ्रू हम HTML की कोडिंग आराम से लिख सकते हैं। CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो इसको हम आराम से यहाँ रन कर सकते हैं। पर ये कुछ नहीं है तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं, पर नोटपैड का यूज़ सिर्फ सीखने के लिए कर सकते हैं और आपको भी वही करना है। परंतु यदि आपको आगे डेवलपमेंट करना है तो आप एडवांस टेक्स्ट एडिटर जैसे कि सबलाइम है, VS कोड है, और अन्य प्रकार के हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे जावा के लिए हम IntelliJ IDEA यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इनको डाउनलोड कैसे करना भाई, सबलाइम है तो सबलाइम सिंपल लिखो, इस प्रकार आप यहाँ पे क्लिक करो, और इसके लिए यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ गया, इसको सिंपल क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ऐसे ही आपको अगर VS कोड करना है, मान लो आपको VS कोड डाउनलोड करना है, तो VS कोड देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन डाउनलोड पर क्लिक करो। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करें तो आप विंडोज़ चला रहा है, मैक चला रहा है या लाइनेक्स, तो यहाँ पे आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। या कोई अन्य IDE जैसे मान लो नोटपैड प्लस प्लस, ये थोड़ा कम फैसिलिटी होती है इन सब से, तो इसको भी आप क्लिक करोगे या इस वर्जन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है इंस्टॉलर आ जाएगा, इसको भी आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको जो है बन जाएगी, जो भी मैंने बताया ये सब कहलाते हैं टेक्स्ट एडिटर।
यानी कि जहाँ पे आप HTML कोड को लिख सकते हो और उसको सेव करके ब्राउज़र पर रन कर सकते हो। तो ब्राउज़र तो आपको समझ में आ गया। हमने लिखे कैसे, नॉर्मल HTML का जो कोड है वो हमने लिखे नोटपैड में इस प्रकार अभी लिखे थे, और उसको सेव कराए। सेव कैसे कराना है, .html से। .html नहीं लगाओगे तो आपका जो कोड है वो एक प्रकार से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, यानी कि वो रन कहाँ होगा, रन नहीं होगा, टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाएगा। पर आपको एडिट करना है तो सिंपल सी बात टेक्स्ट एडिटर, परंतु रन करना है तो .html लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए हमने ये नोटपैड बंद कर दिए, नोटपैड बंद कर दिए, और हम चलते हैं कहाँ पे भाई, सिंपल सी बात, हमारा जो प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे, वहाँ चलते हैं। इस फोल्डर में आपको जो हमारा वेब पेज है जिसको हमने .html से सेव किया था वो दिखाई दे रहा, और एक तो टेक्स्ट एडिटर के अंतर्गत हमने सेव किए थे नोटपैड की फाइल, वो दिखाई दे रहा। तो ये तो हमारी कोई काम की नहीं, इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं। हम इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए डबल क्लिक करने पे ये ब्राउज़र पर ओपन होता है, पर हम चाहते हैं इसकी जो कोडिंग है, जो हमारा सोर्स कोड है जो HTML में लिखे थे उसको एडिट करना है, यानी कि दोबारा उसमें कोई चेंजेस करना है। तो इसके ऊपर सिंपल आप राइट क्लिक करोगे, देखिए ओपन विथ का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा नोटपैड का। देखिए इस प्रकार आप जो है नोटपैड में जो हमारी वेब पेज की फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, और ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपसे बन गया। इसके अलावा आप देखोगे तो देखिए HTML पेज इन ब्राउज़र तो हमने देखना सीख लिए। हेडिंग टैग की अगर बात करें तो हेडिंग टैग आपके 1 से लेकर 6 तक देखने को मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार आपने 1 लिख कर यहाँ पे उपयोग किया है, यहाँ देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखिए हमने H1 उपयोग किया है, उसी प्रकार हम जो है यहाँ पे क्या उपयोग कर सकते हैं, H2 उपयोग कर सकते हैं, और हम लिख देंगे दिस इज़ हेडिंग 2, यहाँ पे हेडिंग 2, और हम कर देंगे H2 को क्लोज। जिस प्रकार हम सेव करें, और सेव करने के बाद हम जो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करते हैं। तो H1 वाला ये बड़े साइज़ में दिख रहा है, H2 थोड़ा छोटे साइज़ में। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6 धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा। 7 नंबर की हेडिंग देखने को नहीं मिलेगी। टोटल कितनी है, टोटल आपको 6 देखने को मिलेगी। पैराग्राफ टैग आपको यूज़ करने को मिलेगा यहाँ पे P के लिए। देखिए यहाँ पे P आपने लिखे टैग के अंदर, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन के अंतर्गत, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दी। बीच में आपने लिखे कंटेंट, जो भी आपको प्रिंट कराना। उदाहरण के लिए मैं बहुत सारा टेक्स्ट लेकर आ जाता हूँ और हम पैराग्राफ के रूप में प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ हम जो है इतना कंप्लीट जो टैग है वो उठा कर लाते हैं, और यहाँ हम जो है एक और पैराग्राफ बनाते P, और यहाँ इसको पेस्ट कर दिए, और लास्ट में P को क्लोज कर दिए। तो आपको देखने को मिलेगा जो भी अंदर हमने टेक्स्ट ली हैं वो किस फॉर्म में प्रदर्शित होगा, पैराग्राफ के फॉर्म में। इसको सिंपल सेव करो और ब्राउज़र में जाके इसको रन करो, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पैराग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं P टैग का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टैग है वो देखने को मिल जाता है लिंक। लिंक हालांकि आगे देखेंगे। तो लिंक के लिए यूज़ होता है A टैग। क्या यूज़ होता है, A टैग। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ मैं। यहाँ कोडिंग में चलिए, कोडिंग में जो P है वो टैग है, अंदर जो लिखा वो टेक्स्ट है। ठीक है, अभी टेक्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होना, जो भी होगा वो दिख जाएगा, पर ये टेक्स्ट को किस प्रकार प्रदर्शित कराना है ये P टैग बता रहा है। P टैग के अंतर्गत और एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार मॉडिफाई कर सकती है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, स्पेस देकर, और यहाँ लिख देंगे अपन जैसे अलाइन। और अलाइन की कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा MS वर्ड में, लेफ्ट होती है, सेंटर होती है, राइट होती है, जस्टिफाई होती है। तो हम इसको कर देते हैं क्या, सेंटर। मान लो इसको हमने कर दिया सेंटर। अब यहाँ इसको करेंगे सिंपल सेव, और ब्राउज़र में जाकर हम करेंगे रन। तो ध्यान से देखिए, इधर से भी कम ज़्यादा दिख रहा है और राइट से भी कम ज़्यादा, 20 से आपका सेंटर दिख रहा है। इसका मतलब हम P को तो प्रदर्शित करा सकते हैं कोई भी कंटेंट को पैराग्राफ के अंतर्गत, पर P जो पैराग्राफ है उसको भी किस प्रकार प्रदर्शित कराना, उसके लिए भी एलिमेंट दिए होते हैं। मतलब एक प्रकार से एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, जो P है वो एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर जो यूज़ कर रहा है वो हो गया आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बोले तो आपके फीचर्स। मान लो मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया किसी काम के लिए, उदाहरण के लिए मैंने एक व्यक्ति को बुलाया कंप्यूटर में काम करने के लिए, तो उसने MS वर्ड में काम कर दिया। ठीक है, MS वर्ड में काम कर दिया, साथ ही हमने बोल दिया कि एक पेज टाइपिंग भी करना है। तो टाइपिंग जो है वो क्या है, उसके साथ में इनबिल्ट है, जो उसकी विशेषता है। तो ऐसे ही हमने P एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंतर्गत हमने अलाइन यूज़ कर लिए। अलाइन के बाद इसका BG कलर या जो भी चीज़ हम एक्स्ट्रा यूज़ करने वाले हैं वो सब कहलाते हैं एट्रीब्यूट। और हर एक एट्रीब्यूट की एक क्या रहती है,
वैल्यू रहती है। मतलब ये हो गई आपकी एट्रीब्यूट या फिर इसकी जो विशेषता है हम बोल सकते हैं। और उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं इस प्रकार, इक्वल लगाए डबल कोट के अंदर हमको लिखना पड़ता है सेंटर। मान लो इसको हम लिख देते हैं राइट, मान लो इस प्रकार राइट लिख देते हैं। और आप ब्राउज़र में जाकर इसको रन कराओगे तो देखिए राइट साइड से बराबर आ रहा है और लेफ्ट साइड से कम ज़्यादा। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, जैसे अलाइन की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार बैकग्राउंड अगर हम देंगे तो बैकग्राउंड के कलर हो सकते हैं बहुत सारे, फ़ॉन्ट हम देंगे तो फ़ॉन्ट के साइज़ हो सकते हैं अलग अलग। तो ये सब चीज़ें कहलाती है आपकी एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट आप समझ गए। ऐसे ही हेडिंग के अंतर्गत हम जो है बीजी कलर दे सकते हैं। इस प्रकार बीजी कलर लिए तो बीजी कलर हम दे देंगे यहाँ पे येलो, जैसे हमने दिए देखिए बीजी कलर हो गया H1 का एट्रीब्यूट के अंतर्गत उसकी वैल्यू हो गई येलो, रेड या फिर ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको देना वो आपकी मर्जी। हम इसको सिंपल सेव करें और रन करें। अब देखिए यहाँ पे जो है बीजी कलर रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसका एट्रीब्यूट ये सपोर्ट नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे और देख लेंगे। आपको ये तो पता चल गया कि एट्रीब्यूट होता है। इसको हम कर देते हैं सेंटर। यहाँ देखिए सेंटर हो गया, मतलब ये एट्रीब्यूट काम कर लिया। तो कुछ एट्रीब्यूट काम ना करे तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ ब्राउज़र की दिक्कत होती है, कुछ है टेक्स्ट एडिटर की, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए एट्रीब्यूट समझ गए आप, मतलब H1 जो है एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं जो होती है वो कहलाती है आपकी एक प्रकार से एट्रीब्यूट। अब कुछ एट्रीब्यूट कंपलसरी होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट ऑप्शनल होते हैं। उदाहरण के लिए हमने अलाइन लिखा है, नहीं भी लिखे तो भी काम कर रहा था, लिख रहा है तो भी काम कर रहा है, तो ये हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी रहना चाहिए। पर आगे देखिए यहाँ पे हम चलें कहाँ पे, लिंक के अंतर्गत। तो लिंक में आप देखोगे तो ए जो है एक एलिमेंट है जिसको हम लास्ट में बंद कर रहे हैं, दिख रहा है। ए एक एलिमेंट है जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ आता है, पर अंदर आपने HREF लिखे हैं, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट समझ गए, ए टैग का एक प्रकार से फीचर या गुण, उसको हम बोल दिए HREF। अब HREF के अंतर्गत वैल्यू होगी। तो HREF क्या होता है? ये क्या काम करता है? ए मतलब एंकर टैग, जो कहीं ना कहीं लिंक के लिए उपयोग होता है। यानी कि उदाहरण के लिए हम देखें, हम ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में चलने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये कुछ पेज खोल कर दे रहा है एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ हम क्लिक करें तो ये एक्स्ट्रा पेज खोल कर दे रहा है। तो पेज खोल कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से यहाँ पे लिंकिंग है। तो लिंकिंग के लिए यूज़ होता है ए टैग। अब कहाँ लिंक होना चाहिए? मतलब कहीं ना कहीं तो लिंक होगा, तो उस लिंक के लिए एड्रेस देना होता है जिसे हम URL बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने SSW यानी sarkarstudywaves.com दे दिया, या फिर www.google.com दे सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई फाइल का एड्रेस दे सकते हैं जो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है। तो चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। हम चलते हैं नोटपैड में, सिंपल हमारा नोटपैड जहाँ लिखा है। और इस पैराग्राफ को मैं अभी फ़िलहाल में हटा देता हूँ। हटा क्यों देता हूँ? क्योंकि अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी फाइल मिलेगी, ये देखिए मैं कंप्लीट ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी फाइल आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। आप वैसे भी मतलब ज्वाइन कर लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। आप समझदार हो, आप ज्वाइन कर लेना। अब ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके कैसे जाएंगे? तो इस टैग मतलब जो टेक्स्ट है इसके माध्यम से जाएंगे। तो चलिए हम जो है यहाँ लिखते हैं। मान लो हमने ए लिखे, तो ए बस से काम तो चलता नहीं है, हम लिख देते हैं HREF और इक्वल लगा के हम लिख देते हैं डबल कोट के अंदर कोई भी फाइल का एड्रेस। तो अभी हम जो है सिंपल छोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और बीच में लिख देते हैं क्लिक हेयर लिख दिए, और लास्ट में हमने ए को बंद कर दिए जैसे अन्य टैग को बंद करते हैं। ये सेव कर देते हैं और सेव करके हम रन कराते हैं। तो रन जैसे कराए देखिए क्लिक हेयर, और क्लिक हेयर के नीचे अंडरलाइन भी लग गई। अंडरलाइन के अलावा इसका कलर भी अलग आ रहा है, और इस पर माउस ले जाने पर हैंड यानी कि लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्लिक हेयर के अंतर्गत क्या दें? सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए हम कोई फाइल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में देखिए यहाँ पे फाइल है, ये देखिए, जैसे मान लो ये JS वाली फाइल है, JS, और इसका टाइप क्या है? HTML। तो हम यहाँ जो नोटपैड है, जो पहले से हमारे पास में डॉक्यूमेंट रहता है, कोई फाइल रहती है, कोई URL रहता है, वही हम यहाँ पे दे पाते हैं। और इतना बस लिखने का मतलब है हमारी फाइल कहाँ पे है। हमारी फाइल देखिए प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में ही है, तब हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा URL देना पड़ेगा। अब पूरा URL बोले तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए जो कंप्लीट URL दिख रहा है इसको हम पाथ या एड्रेस बोलते हैं। इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए इस प्रकार से, और हम जो है ऐसे लिखेंगे। मतलब देखिए आपको C है, यूज़र है, उसके अलावा यूज़र नेम है, डेस्कटॉप है, प्रैक्टिस है,
हर एक के बाद में स्लैश लगा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर जो फाइल है वो हमारी js.html है। इन सभी में पहुंचने का काम करेगा क्लिक हेयर। और कैसे? एंकर टैग के माध्यम से। जैसे ही हमने इसको सेव करे और हम इसको रन कराते हैं, रन कराएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल खुल गई और यहाँ हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। टर्न ऑन, टर्न ऑफ या इस प्रकार देखिए, और बैक करेंगे तो हम वापस वहीं पहुँच जाएंगे। तो एंकर टैग आपको समझ में आ गया होगा। एट्रीब्यूट आप समझ गए। एट्रीब्यूट मतलब उसकी क्वालिटी, विशेषता या उसके गुण हो सकते हैं। अब गुण अलग अलग हो सकते हैं और हर एक गुण की एक विशेष मतलब एक वैल्यू होती। ये देखिए, जैसे इसकी वैल्यू जो है आपकी एड्रेस है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर अलाइन की वैल्यू है सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई, या फिर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम HTML के अंतर्गत इमेज की। तो इमेज होती क्या है? जब भी हमको वेब पेज में कोई इमेज को लाना है तो उसके लिए हम एक टैग लगाते हैं जिसका नाम है IMG। और IMG जो है इसके अंतर्गत कुछ बेसिक एट्रीब्यूट हमको उपयोग करना होता है। जैसे हमने अभी बात करें एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट कुछ ऑप्शनल होते हैं और कुछ जो होते हैं कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर हमको, जब हमने लिंक की बात करें तो लिंक में आपका जो href है वो कंपलसरी एट्रीब्यूट है, यानी कि उसको देना ही पड़ेगा। परंतु जैसे हमने पैराग्राफ के अंतर्गत अलाइन लिए थे तो ये देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शनल था। हम यहाँ पे इमेज के अंतर्गत एक बेसिक एट्रीब्यूट जिसका नाम है SRC मतलब सोर्स, यानी कि इमेज आप किस सोर्स से लाना चाहते हैं, इमेज जो है किस सोर्स से लाना चाहते हैं उसको हम देते हैं कहाँ पे? सोर्स के अंतर्गत डबल कोट में, ठीक है। अब ये अगर इमेज कुछ कारणवश डिस्प्ले नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लेना पड़ता है जिसको आल्ट से दर्शाते हैं। तो ये लेना नहीं लेना ये ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे विड्थ ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, ये सब जो है इसके एट्रीब्यूट है। जैसे विड्थ और हाइट अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार जितनी साइज़ है उतनी बड़ी वेब पेज में डिस्प्ले हो जाती इमेज। परंतु यदि विड्थ और हाइट लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम अभी जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जिसको हमने इंस्टॉल करना बता दिया हूँ, तो उसको हम ओपन करते हैं। ऐसे स्टार्ट बटन में जाते हैं, सबलाइम को ऐसे क्लिक करते हैं। सबलाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब सबलाइम में जब भी आप काम करो तो आपको सबसे पहले न्यू फाइल बनाकर सेव कर लेना है। जिस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, और सेव मैं कहाँ करूँगा, जैसे आपको पता है डेस्कटॉप पे हमने प्रैक्टिस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है और फोल्डर में हम कर लेते हैं HTML2 और .html यहाँ पे लगा दिए। अब .html क्यों लगाते, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अगर .html नहीं लगा यानी कि वेब पेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नोटपैड की फाइल होगी ना, टेक्स्ट फाइल। सेव कर दिए। अब यहाँ फ़ायदा क्या होगा, यहाँ एक टेम्पलेट पहले से बनी होती है जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें लिखना सिखाया था, वो चीज़ें हम जैसे ही हम यहाँ HTML लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, जो HTML वर्जन 5 का एक इंडिकेशन दर्शाता है। उसके बाद HTML है, हेड है, फिर मेटा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, हेड के अंतर्गत आपको मेटा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। टाइटल आपका जो पेज का टाइटल है उसको दर्शाता है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं HTML प्रैक्टिस, इस प्रकार हम HTML प्रैक्टिस लिख देते। जो वेब पेज डिस्प्ले करेगा उसकी हेडिंग में क्या दिखाई देगा, HTML प्रैक्टिस। हेड को क्लोज कर दिए, यानी कि स्टाइल सीट लेना है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लेना है या अन्य कोई स्क्रिप्टिंग यहाँ पे करना यूज़, टाइटल लेना है, कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन लेना है, सारी चीज़ें कौन कंटेंट करता है, ये करता है हेड। अब हम जब भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज के मेन कंटेंट को, तो उसको कंटेंट कौन करता है, बॉडी। तो बॉडी के अंतर्गत हमको वो चीज़ें लिखना होता है जो फाइनली दिखाई जाती है। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे H1 जैसे लिए, देखिए इसका क्लोजिंग टैग आ गया। सबलाइम का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें आते रहती है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेब पेज, वेलकम टू माय वेब पेज। इस प्रकार हम जो है लिख देते हैं और इसको Ctrl+S बस करना, Ctrl+S या फाइल मेनू में जाकर आप सेव करते रहो। अब यहाँ फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप सीधे जाओगे ओपन इन ब्राउज़र कर दोगे। देखिए जब हम सिंपल नोटपैड में काम करते थे तो उसको हम कहाँ सेव करते थे, फोल्डर में, और फोल्डर में ही जाकर हम उसको रन करते थे। पर यहाँ फ़ायदा ये है कि राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ओपन कंटेनिंग फोल्डर भी कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमने जहाँ पेज सेव किए हैं, जो हमारा वेब पेज, वो दिखाई देगा। उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार रन हो जाएगा। परंतु यदि आप ऐसा नहीं चाहते, इसको भी बंद कर दो, तो राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउज़र। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तब भी वेब पेज रन होगा। अब यहाँ आपको एक काम करना है,
कीबोर्ड से विंडो बटन आपको पता होगी, विंडो बटन के साथ में एरो की भी पता होगी। तो आप विंडो के साथ में कोई भी एरो की दबाइए, मान लीजिए राइट एरो की दबाना, तो राइट एरो की दबाए तो देखिए ये राइट साइड में चला गया। और आपको कौन सा पेज शो कराना और ये वाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तरफ हमारा कोडिंग डिस्प्ले हो गई जो सोर्स कोड था, और एक तरफ हमारा जो है रन होने वाला जो प्रोग्राम है वो दिखाई दे रहा वेब पेज के अंतर्गत जो हमारा ब्राउज़र है उसमें। अब हम यहाँ कोडिंग लिखते जाएंगे, सेव करेंगे और यहाँ जाकर हम जो है इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। जैसे रिफ्रेश बटन दिख रहे हैं आपको, तो बार बार हमको रिफ्रेश करना है नई चीज़ों को अपडेट करें उसके बाद। तो हम यहाँ चेंजेस करते हैं, हम बात कर रहे हैं IMG SRC की, तो हम यहाँ लिखेंगे IMG, और IMG के साथ में SRC आता है कंपलसरी, तो देखिए वहाँ भी आ चुका है। तो यहाँ हमको क्या देना है, उस इमेज का एड्रेस देना है जिसको हम लाना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ चलेंगे कहाँ पे, हमारे डेस्कटॉप के अंतर्गत प्रैक्टिस में चलते हैं। प्रैक्टिस में इमेज देखोगे तो इमेज अभी कुछ रखी हुई वहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये इमेज हम लाना चाहते हैं, या ये वाली इमेज, तो इन इमेज में से कोई भी ला सकते हैं। तो मैं नई इमेज लाना बताता हूँ। जैसे हम यहाँ चलें तो हम ब्राउज़र में चलते हैं और हम जो है एक सिंपल कंप्यूटर की इमेज, कंप्यूटर PNG, ठीक है, इस प्रकार हम कंप्यूटर की PNG इमेज निकाल लेते, और PNG इमेज निकाल के इस प्रकार जो है कोई भी एक ऐसे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये बहुत बड़ी इमेज हो गई, मतलब HTML शो नहीं करेगा इसको हम सिंपल राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद उसी फोल्डर में सेव करोगे जहाँ पे हमारा HTML का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। पर ये वेब फाइल में है तो इसको हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि वेब फाइल में लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वाली देखते हैं, तो ये वाली हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए PNG फाइल है। अब इसका नाम क्या देना है वो आप डिफाइन कर लीजिए। नाम सरल तरीके से देना, जैसे मान लो हम लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, और ऐसे सेव कर लेते। अब इसको मिनिमाइज़ करिए, ध्यान से देखिए जो हमारा फोल्डर है प्रैक्टिस, इसके अंतर्गत आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसका नाम है कंप्यूटर, और उसका टाइप है PNG, यानी कि हम यहाँ पे चलेंगे सबलाइम में, और जो ब्राउज़र है वो तो हमारा रन हो रहा है। यहाँ SRC के अंतर्गत हम देंगे जो पिक्चर है उसका नाम, और उसका टाइप क्या था, तो टाइप था PNG। ऐसे सिंपल आपको देना है, पता चल रहा है JPG यहाँ पे है और आपने PNG दे दी, या PNG के बदले में JPG दे दिए, तो ये दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। तो ये आप ध्यान रखना है। और आप इसको यहीं पे बंद कर सकते हो, मतलब जो IMG है उसको यहीं पे बंद करना होता है, ये अलग से बंद करने के लिए टैग यहाँ पे नहीं होता, यानी कि क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब इसको रन कैसे करेंगे भाई, सिंपल है, राइट क्लिक करो और ओपन इन ब्राउज़र। पर हमने ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो राइट क्लिक करने की ज़रूरत ख़त्म। कैसे, हम सिंपल फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे, तो ये कंप्यूटर की इमेज आपकी आ चुकी है। अब ये इमेज जो है जितना बड़ा साइज़ था उतनी बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही। हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस दें, और स्पेस देने के बाद हम जो है, जैसे मान लो आल्ट की बात करे थे, तो हम यहाँ पे आल्ट टैक्स लेते हैं। जैसे हमने आल्ट लिए तो आल्ट में हम लिख देते हैं कंप्यूटर PNG, ठीक है। यहाँ देखिए ये कंप्यूटर की PNG शो हो रही है और यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। रिफ्रेश करेंगे तो ये आल्ट का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी PNG डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे आल्ट जो है हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर की इमेज को हम जो है नाम बिगाड़ देते, मान लो कंप्यूट कर देते .png, पर ये नाम तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, हमने जबकि कंप्यूटर करे पर हम गलत ही करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ जो पिक्चर आने वाली थी उसका नाम था कंप्यूटर PNG। इसका मतलब है जब SRC में कुछ गलत हो जाता है, पिक्चर नहीं आती है, तो उसको इन्फॉर्म करने का काम कौन करता है, वो करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि आल्ट करता है। अब हम इसको सुधार देते, सुधार के फिर रिफ्रेश कर देते हैं, तो सिंपल आप समझ गए अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है। अब हम इसके जस्ट साइड में लिखते हैं बिट्थ। जैसे हमने बिट्थ लिखे, मान लो हम जो देते हैं 150 पिक्सल, और 150 पिक्सल करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए छोटी सी हो गई। इसी को हम जो है 250 पिक्सल कर देते हैं और सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। इसी को हम जो है 450 पिक्सल करके रिफ्रेश करेंगे, तो इस प्रकार, यानी कि आप बिट्थ बस दोगे तो हाइट ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, या हाइट दे दोगे, जैसे हम यहाँ पे हाइट देते हैं और हाइट को हम दे देते हैं मान लो 200 पिक्सल। अब देखिए यहाँ क्या दिक्कत आती है, देखिए ये जो इमेज है पिचक गई है, तो मतलब इन दोनों का बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक काम करिए ना, विड्थ दे दो या हाइट दे दो, कोई एक चीज़ दे दो, तो उसके बाद आपका बैलेंस जो है खुद ब खुद बन जाएगा इमेज का। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको, जैसे मान लो विड्थ को जैसे ही हटाए, और विड्थ को हटाने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं 400 पिक्सल ले लेते हैं हाइट, और हाइट को 400 पिक्सल लेते हैं, तो विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको एक ही चीज़ लेना है। ये हो गई आपकी इमेज।
अब हम जो है एंकर टैग के माध्यम से इमेज में लिंक करना देखेंगे। तो कैसे करना है भाई, सिंपल है। जैसे आपने एंकर लिखे थे ना ऊपर, तो आपको यहाँ पे भी एंकर टैग लिखना है। और एंकर टैग लिखने के बाद, जैसे मान लो एंकर टैग लिखे हमने HREF, अब HREF हम लिखेंगे तो हम क्या देंगे भाई, सिंपल है। HREF लिखने के बाद हम जो उसमें एड्रेस देंगे जिससे हम लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए एड्रेस दे देते हैं, कोई नहीं, हम www.google.com दे देते हैं। तो सिंपल हम www.google.com। अब इतने से काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम HTTPS भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो इतना देने के बाद और जो बीच में इमेज आ रही है, हम यहाँ टेक्स्ट लिखते थे कि नहीं, हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, क्लिक हेयर की जगह हमने इमेज ले लिया और ए टैग को बंद कर दिए। रिफ्रेश करो यहाँ पे तो देखिए इमेज में लिंक हो गई। जैसे ही क्लिक करें तो देखिए फाइल नॉट फाउंड, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस प्रकार से HTTPS फिर कॉलन और डबल स्लैश ये भी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी ये कंप्लीट URL पर जाएगा। क्यों, क्योंकि यही आपको देखने को मिल जाता है कंप्लीट। जब आप रिफ्रेश करोगे और इस प्रकार क्लिक करोगे तो देखिए गूगल पर चला गया। इसका मतलब हम ए टैग के अंतर्गत यानी एंकर टैग के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट से भी लिंक कर सकते हैं। दूसरा, हम इमेज से भी इसको लिंक कर सकते हैं। चाहे तो आप फाइल की लिंक दे दो यहाँ पे, कोई फाइल की, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी वो फाइल, क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो है एंकर टैग देखे और इमेज टैग। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया था कि जो पेज का सोर्स है HTML का वो कैसे देखते हैं। तो भाई सिंपल है, यहाँ पे आप चलोगे, जो हमारी फाइल चलते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम चले, अभी HTML2 लिखा है। HTML2 के अंतर्गत राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नोटपैड। नोटपैड के बदले में कोई अन्य सोर्स कोड भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ चूज़ अनदर पर जाएंगे तो आपको और लिस्ट दिखेगी जिसमें सबलाइम भी आ रहा है, इसी में आपका VS कोड भी आ रहा है, इसी में आपका विजुअल स्टूडियो 2022 वाला जो एडिटर है वो आ रहा है, इसी में नोटपैड आ रहा है। तो आपकी मर्जी, जो भी टेक्स्ट एडिटर में या कोड एडिटर में आप एडिट करना चाहते हो उसको आप ऐसे क्लिक करो और जस्ट वन या ऑलवेज आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं HTML के एलिमेंट की। तो एलिमेंट के बारे में मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग और बीच में जो हम कंटेंट लिखते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बन जाता है, HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाता है, नेस्टेड एलिमेंट, नेस्टेड HTML एलिमेंट। क्या होता है ये, मतलब एक HTML के अंतर्गत दूसरा HTML हमने लिखे हैं, उसके बाद हमने तीसरा लिखे हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट के अंतर्गत दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक के अंदर एक लिख रहा है, इसको ही हम नेस्टिंग बोलते हैं, नेस्टेड HTML एलिमेंट बोलते हैं। तो हम इस प्रकार की चीज़ें तो बार बार करते आए हैं। जैसे आप अगर हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट है उसमें चलोगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे HTML एलिमेंट मेन रूट एलिमेंट हो गया। उसके बाद हमने उसके अंदर क्या लिखे, बॉडी, बॉडी के बाद हमने क्या लिखे, H1। फिर अगर बात करें हम किसकी, ए की, ए के अंदर हमने इमेज लिखे हैं। तो ये सब क्या है, एक के अंदर एक HTML एलिमेंट हम लिख रहे हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेवर स्किप द एंड टैग, मतलब आप कहाँ जो एंड टैग है उसको स्किप नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ स्टार्ट टैग लिखकर काम चला सकते। कहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम P टैग लिखते हैं और P टैग के बाद P को क्लोज नहीं करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। परंतु एक और चीज़ आप देखोगे जहाँ पे आपको BR लिखना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम लिख देते हैं, जैसे मान लो हमने P लिखे और P के बाद हम लिख देते हैं इस प्रकार से, दिस इज़ अ पैराग्राफ, इस प्रकार, और एंटर करके हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, हमने दो लाइन में लिखे, एक लाइन तो हो गई हमारी दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ लिखे हैं। अब हम इसको सेव करा के सिंपल रन कराते हैं। रन जैसे ही हम कराएंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। इसका मतलब है हमने दो लाइन लिखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, वेब पेज उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेगा, यानी कि यहाँ पे हमको लाइन ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ लगाएंगे सिंपल क्या, BR लगाएंगे और सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये जो है दो लाइन में आ गया। कैसे, BR। अब BR में देखिए ध्यान से दो चीज़ें आ रही क्या,
यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग टैग काम करेगा, यहाँ पे एंडिंग टैग नहीं होता, ना ही उसके अंदर कंटेंट होता है। तो ये HTML एलिमेंट जो कहलाते हैं वो एम्प्टी कहलाते हैं। कैसे? एम्प्टी का मतलब हो जाता है, आप ऐसे मान लो एम्प्टी एलिमेंट जो होते हैं वो बिना क्लोजिंग टैग के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ के अंतर्गत भी हम BR लगा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन के बाद भी हम BR लगा सकते हैं। इसके बाद HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब हो जाता है, उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख देते हैं, जैसे मान लो P बड़ा भी लिख देते हैं तो भी वैसे ही काम करेगा, और P छोटा भी लिख देते हैं तो भी वैसे ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए HTML के एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो HTML के एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, एंकर टैग है, IMG टैग है, इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या करते हैं, HTML एट्रीब्यूट के साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट टैग के अंतर्गत इसको लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, साथ में उसकी वैल्यू लिखी जाती है। कैसे हमने अभी उपयोग करी ना, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए टैग के अंतर्गत हमने href लिखा, उसके अंतर्गत उसकी वैल्यू दी है। वैल्यू में हम दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर URL, कोई पर्टिकुलर हम जो है फाइल का नाम दे सकते हैं ताकि उसे डाउनलोड कर सकें। और ये जो है एंकर टैग यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में क्लिक हो रहा है, दूसरा हम इमेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं। SRC के द्वारा हम जो है इमेज में उपयोग करते हैं, जिसमें इमेज का सोर्स देते हैं। विड्थ और हाइट तो हम सिंपल समझ गए, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की विड्थ और हाइट देना है उसके लिए हम विड्थ और हाइट देते हैं, पिक्सल में या जैसे भी आपको देना। अल्टर टेक्स्ट जो टैग है या अल्टर जो एट्रीब्यूट है, उसका उपयोग इमेज को डिस्प्ले होने से कोई दिक्कत आती है तो उसको बताने का काम करता है कौन, आल्ट टेक्स्ट। फिर एक और आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। हम सीधे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब भी आपको कोई एट्रीब्यूट लगाना है तो आपको यहाँ पे ये लिख दिए, परंतु यदि फॉर्मेटिंग करना है तो मैंने बताया था जब भी आपको वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको HTML की आवश्यकता होती है। परंतु यदि इधे मतलब जो है इसे HTML को डेकोरेशन बनाना है या डेकोरेटिव या उसको सजाना है या फॉर्मेट करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है CSS की। कैसे? आप ध्यान से देखिए, हम अगर H1 की बात करते हैं, ये H1 लिखा है, या फिर नीचे लेते हैं, चलिए पैराग्राफ में हटा देता हूँ, या पैराग्राफ को यहाँ पे ये पुरानी चीज़ों को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं हटा दिया। अब ये जो हमारे पास में क्या दिया है, उदाहरण के लिए यहाँ पे हम जो वेलकम टू माय वेब पेज लिखा है H1 में, उसके बाद हमको लगाना है स्टाइल। ये स्टाइल जो है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, किसी भी एलिमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। अब इसके अंदर जो है हमको डबल कोट नज़र आते हैं। डबल कोट में यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती कुछ। कैसे? आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लिखोगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम दे सकते हैं या फिर कलर दे सकते हैं। जैसे मान लो हम कलर देते हैं, तो जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू लिखने का तरीका दूसरा होता है, क्योंकि स्टाइल एक क्या है, CSS है, परंतु ये HTML का एलिमेंट के अंतर्गत जो है एट्रीब्यूट के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इसको अलग से भी यूज़ करेंगे हम इंटरनल के रूप में, और अलग से CSS भी पढ़ेंगे। CSS भी आपकी रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, यानी कि जो कंटेंट है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ कलर हमने दे दिया, मान लो रेड। अब देखिए, जब भी हमने रेड दिया है तो उसके बाद हमको सेमीकोलन देखने को मिल रहा है। मतलब स्टाइल तो हो गया एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर हमको दो चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक तो मिल जाती है प्रॉपर्टीज़ और दूसरी मिल जाती है वैल्यू। तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है पर प्रॉपर्टी का नाम एक ही होता है। जैसे कलर देना है तो फॉन्ट का कलर होता है, अगर बैकग्राउंड कलर देना तो बैकग्राउंड का कलर होता है। फॉन्ट के साइज़ दे सकते हैं, फॉन्ट का जो है आप डेकोरेशन अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। तो कलर हमने दी है, कलर के बाद हमने कॉलन लगाया और हमने दे दी रेड, रेड को हमने कर दी सेमीकोलन से क्लोज, और उसके बाद डबल कोट से बाहर आ गए। इसको सिंपल आप करोगे सेव, और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करोगे तो यहाँ ध्यान से देखिए जो कलर आ गया है वो रेड आ गया। अब यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी और एक वैल्यू है, हम यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टी और मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे भाई? सिंपल है, यदि हमको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन हम दे सकते हैं सेंटर, जैसे हम अलाइन देते थे तो वैसे यहाँ पे हम सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद फिर सेमीकोलन के बाहर आओ और हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं येलो, तो यहाँ पे येलो हमने दे दिए। मतलब हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो सिंपल है, वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखे प्रॉपर्टी, यहाँ भी लिखे प्रॉपर्टी,
और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी 3 हो गई। 3 के अलावा 10 भी तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम देकर भी देखेंगे आगे स्टाइल शीट में। तो आप देखोगे यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी के बाद, मतलब हर एक प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू है। देखिए इस प्रॉपर्टी के बाद भी वैल्यू है, मतलब दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कॉलन, और हर वैल्यू के बाद में सेमी कॉलन लग रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए सेव करते हैं। जैसे रिफ्रेश करोगे तो जो हमने काम करे हैं वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके हम फ़ॉन्ट साइज़ भी बदल सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम ले लेते हैं, मान लो 3 EM। 3 EM मतलब एक यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ बहुत बड़ा हो गया। मान लो 2 EM लेना है, तो 2 EM देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। और EM के बदले में यदि हमको मान लो 25 PT लेना है तो पॉइंट भी ले सकते हैं। ये देखिए पॉइंट में भी आ गया। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टाइल शीट जो है, स्टाइल शीट को HTML के एट्रीब्यूट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। HTML के H1 के एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल। स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ वैल्यू ऐसे चलते जाती है। और डबल कोट तो आपका सेम वैसे ही है, बाहर आ जाते हैं। और ये हमेशा एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है, स्टार्टिंग टैग में लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट के अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रूल है। हॉरिजॉन्टल रूल बोले तो मान लो ये हमारा जो है हेडिंग, और हेडिंग के बाद हम एक और प्रिंट कराना चाहते हैं H2। चलिए यहाँ पे हम जो है H2 प्रिंट करा देते हैं इस प्रकार। और H2 में हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 2, ऐसे हम लिख देते हैं हेडिंग 2। और H2 को हम कर देते क्लोज और हम करते रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए ये नीचे आ गया, मतलब नीचे दूसरी हेडिंग। पर H1 और H2 के बीच में हम एक जो है लाइन खींचना चाहते हैं, जिसे हम बोल देते हैं HR, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एक लाइन खिंच जाती है, हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं इसे। ये भी आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है। एम्प्टी एलिमेंट बोले तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये खुद में अपने आप में अकेला यानी परिपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ HR हमने लगा कर देख लिए, फिर लाइन ब्रेक भी हमने करके देख लिए, जिसे हम HTML का ब्रेक बोल देते हैं, BR टैग। एक होता है प्री, तो प्री टैग जो होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो सीरियल नंबर लिए हमने, सीरियल नंबर के बाद हम लगाते हैं जैसे ऐसे स्पेस दिए और हम लिख देते हैं नेम, फिर स्पेस दिए और हम लिख देते हैं एड्रेस, फिर एंटर करें। और एंटर करने के बाद हम लिख देते हैं जैसे 1101 कर दिए। फिर उसके बाद नेम में हमने कर दिए, जैसे मान लो यहाँ मोहित कर दिए। और एड्रेस में हम कर देते हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा, ठीक है, हमारी सिटी। यहाँ 1102 कर देते हैं, फिर स्पेस दिए और यहाँ जो है, और इसको भी हम जो है छिंदवाड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जो है 1103 और यहाँ जो है इस प्रकार से ये हमने लिखे और इसको भी छिंदवाड़ा। अब देखिए इसको जब हम रन करेंगे रिफ्रेश करके, तो यहाँ देखिए कुछ अलग ही प्रकार से, यानी कि हमने इतनी मेहनत करी, हाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये देखिए आपका जो है फॉर्मेटिंग पूरी बिगड़ चुकी है। पर हमको ऐसा नहीं करना, हमको चाहिए कि ये जो फॉर्मेटिंग है जैसे कि वैसे आए। तो इस प्रकार हमने सामने प्री लगाए और इसके बाद में हम प्री लगा देते हैं। ठीक है, प्री टैग क्या करता है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो प्री टैग प्री डिफाइन जो हमने लिए हैं, प्री डिफाइन यहाँ पे आ जाता है, यानी कि जो जैसा हमने लिखे हैं वैसा यहाँ डिस्प्ले कराना है, उसके लिए प्री टैग लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कुछ टैग यूज़ किए जाते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे पहले लिखते हैं हम कोई बोल्ड में, तो यहाँ देखिए बी टैग लगाए और बी टैग में हमने लिख दिए बोल्ड और बोल्ड को कर दो क्लोज। दूसरा आई फॉर इटैलिक, ऐसे हमने इटैलिक को इटैलिक लिख दिए और आई को कर देते क्लोज। सेव करो तो यहाँ देखिए बोल्ड जो लिए हैं वो बोल्ड में आ गया और इटैलिक जो लिए हैं वो इटैलिक में आ गया। उसके बाद चलिए जो प्री वाला है वो उसको हटा देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको भी हम हटा देते हैं ऐसे करके और सेव करके हम रन करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से बोल्ड आ गया, यानी कि बी, जैसे बी ली हमने तो वो बोल्ड के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा बोल्ड को लाने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग भी लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिए तो स्ट्रॉन्ग इस प्रकार से आ जाता है। दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। और हर एक के बाद अगर BR लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे BR लगाए तो देखिए लाइन ब्रेक आएगा। इटैलिक स्ट्रॉन्ग के बाद अगर BR लगाना है तो आप इसको भी BR लगा सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। इटैलिक के बाद हम जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या दिया है, एम्फेसाइज, यानी कि EM लगा सकते हैं। ठीक है, पर EM यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्क। चलिए मार्क यूज़ करते हैं,
मार्क को हम जो है इस प्रकार से मार्क, और ऐसे हम मार्क को क्लोज कर देते। तो मार्क क्या करेगा, देखिए हाइलाइटर हम चलाते हैं ना, तो मार्किंग करना, एक प्रकार से हाईलाइट कर देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमको देखने मिलेगा स्मॉलर टेक्स्ट लाएगा, DEL डिलीटेड टेक्स्ट। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पेज में और हम लिख देते हैं यहाँ पे DEL। ये देखिए DEL लिखे और यहाँ पे DEL लिख दो बीच में। जैसे हमने रन करे देखिए स्ट्राइक थ्रो करते कि नहीं, हम स्ट्राइक थ्रो मतलब बीच में से लाइन खींच देना। तो ये सब जो है आपके फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं। जैसे आप इंस कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको H2O लिखना है, अब H2O लिखोगे तो ये बराबरी से आ जाएगा, पर आप क्या चाहते हो, 2 नीचे चाहिए, तो पहले तो आप BR लगा दो। ये देखिए हमने BR लगाए और देखिए नीचे आ गया। हम 2 बस को लाना चाहते हैं नीचे, तो 2 के लिए हम लगा देंगे SUB लगाना, सब स्क्रिप्ट, और उसके बाद में हम कर देते हैं SUB को क्लोज। देखिए आप ज़रा यहाँ देखिए 2 नीचे चला गया, 2 नीचे चला गया, इसका मतलब SUB काम करा है। और अगर इसी को हम SUP कर देते, मान लो SUP कर दो यहाँ पे, तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब उसके बाद O हटा दो, H² बना देते। ये देखिए 2 जो है H²। तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। फिर बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट होती क्या है, जब भी हमको वेब पेज में कोई चीज़ ऐसी लिखना है जो वेब ब्राउज़र रन ना करे, इग्नोर कर दे, यानी कि हमारी नोट्स के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, जो वेब पेज हमने लिखे उसमें कुछ हमारी हिंट देना चाहते हैं कोई दूसरे व्यक्ति के लिए, नोट्स के फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए लिख देते हैं कमेंट। कमेंट लिखने का सिंपल तरीका है, लेस देन स्टार्ट करें, आपका एक्सक्लेमेशन साइन और डबल डैश लगा के काम कर लेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम इस प्रकार से एक्सक्लेमेशन साइन लगाए, आपको डबल डैश लगाना है और उसके बाद आप लिखना है दिस इज़ कमेंट, और बाद में डबल डैश लगा के ऐसे क्लोज कर देना है। तो जो हमने लिखे हैं वो अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कमेंट है। और कमेंट होती क्या है, जिसको ब्राउज़र रन नहीं करता। जब ब्राउज़र रन नहीं करता तो लिखते क्यों हैं भाई, सिंपल सी बात है, ये आपने स्ट्रॉन्ग क्यों लिए हैं, इसके साइड में इसकी डिस्क्रिप्शन देना है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं कमेंट। कमेंट क्यों लिखते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति जब पढ़े कोडिंग को तो उसको समझ में आ जाएगा दिस इज़ स्ट्रॉन्ग टैग। हालांकि हम इसके बदले में और कुछ लिख सकते हैं, परंतु हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा है। तो यहाँ रन हो रहा है कि नहीं, बस यहाँ समझने के लिए है, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है, ऊपर लिख दो, हम रन नहीं कराना चाहते हैं, परंतु हम यहाँ लिख दो फॉर्मेटिंग टैग, इस प्रकार से लिख दिए दिस इज़ फॉर्मेटिंग टैग, और बाद में हम जो है डैश लगा के इस प्रकार लिख देते। तो यहाँ रन हुआ क्या, नहीं हुआ, पर यहाँ पे हम देखने से पता चल जाएगा कि दिस इज़ फॉर्मेटिंग टैग, जितने भी टैग लिखे वो फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है। तो कमेंट आपको समझ में आ गई। कमेंट देने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। कमेंट कहाँ लिख सकते हैं भाई, अलग से भी लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को कमेंट बनाना है तो वो भी हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट अगर जो टैग है उनको भी कमेंट बनाना तो उसके सामने इस प्रकार शुरू करके बंद कर दो लास्ट में। उसके बाद देखिए इनलाइन टेक्स्ट को भी हम हटा सकते हैं सामने कमेंट लगा के। अब बात करते हैं कलर की। तो मैंने आपको कलर करना तो बताया हूँ, जैसे ये कलर हमने करे कि नहीं, कलर कैसे करें भाई, सिंपल है, हम कलर दे दिए, कलर को हमने इस प्रकार से रेड दे दिए, ऐसे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो आपको कलर के नाम पता होना चाहिए, जैसे टोमेटो है, ऑरेंज है, या अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं। 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों से मिलकर अलग अलग प्रकार के कलर बनते हैं कॉम्बिनेशन से। ऐसे हम बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर लेकर हम अलग अलग कलर के नाम दे सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे उसको बैकग्राउंड कलर में ला देगा। ऐसे टेक्स्ट कलर देना है तो सिंपल कलर बस लिख के उसको टेक्स्ट कलर नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की, तो चलिए बॉर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा बैकग्राउंड आया, इसकी बॉर्डर आई है क्या, नहीं आई। तो हम यहाँ चलते हैं, जो हमने येलो लिए हैं, फॉन्ट साइज़ लिए, इसके बाद देखिए हमने अभी करे थे, तो यहाँ देखिए जैसे हमने बॉर्डर लिए हैं तो बॉर्डर को एंटर करेंगे, देखिए बॉर्डर का जो है अलग अलग प्रकार से क्या बन गया है। मान लो 5 पिक्सल हमको बॉर्डर लेना है, इसका टाइप क्या लेना है भाई, इसका जो टाइप है सॉलिड लेना है। कलर क्या लेना है, कलर मान लो इसके जो कलर है ब्लू लेना है। तो ये चीज़ हमने 3 चीज़ें दी है, यानी कि आप जब भी बॉर्डर यूज़ करोगे तो आपको 3 वैल्यू देना पड़ेगा। कौन कौन सी, 5 पिक्सल यानी कि कितनी मोटाई होगी, उसका टाइप कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, डैश डैश रहेगा, या जैसे भी। उसके बाद आपको ब्लू देना है, ग्रीन देना है, वो आपकी मर्जी। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए इसकी बॉर्डर आ चुकी है। कैसे बॉर्डर आई भाई, सिंपल हमने बॉर्डर यूज़ करे।
तो HTML के अंतर्गत जब हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से हम बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए HTML लिंक जो है हम इमेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, एंकर टैग पहले लगा देते हैं, बीच में इमेज रख देते हैं और उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे थे। अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल होता क्या है, चलिए इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा देते हैं, ये सारी कोडिंग तो मैं आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते थोड़ा, ये देखिए हमने इस प्रकार छोटा कर दिए और हम जो है नीचे चलते हैं, सेव करके और इसको रन करते हैं तो यहाँ खाली हो गया। यूज़ करते हैं हम टेबल। तो टेबल बनाने का तरीका होता है, टेबल टैग लिखो, टेबल टैग क्लोज कर दो। आप टेबल में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से, रो और कॉलम। रो मतलब आड़ी और कॉलम मतलब खड़े, ठीक है। और टेबल मतलब इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आपको सबसे पहले टी आर को जानना होगा। टी आर लिखे तो टी आर आपकी इस प्रकार से मल्टीपल रो हो सकती है। हर एक रो को शुरू करने का तरीका ये है, और जब रो क्लोज हो जाए तो उसके लिए ये क्लोजिंग टैग। अंदर हम छोटे छोटे सेल लिखते हैं, उसको दर्शाते हैं टी से। कैसे दर्शाते हैं, टी से। अब टी से दर्शाने के लिए जैसे हम मान लो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कोई भी डाटा। उदाहरण के लिए हमने ए लिख दी अभी फॉर्मेट तौर पे, और दूसरा टी हम लेते हैं इस प्रकार से और इसमें लिख दी बी। चलिए इतना ही करके देखते हैं। रिफ्रेश करो, ए बी आ गया है, पर ये टेबल बना क्या, बिल्कुल नहीं बना भाई। सिंपल सी बात है, टेबल बनाने के लिए आपको टेबल की बॉर्डर देना होगा। और टेबल की बॉर्डर देने के लिए एक तो आप तो स्टाइल ले लो। मान लो यहाँ पे आपने ले लिए स्टाइल, तो स्टाइल यहाँ ना लेकर अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। टाइटल दिख रहा है, टाइटल के जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ लेंगे हम स्टाइल। इसको इंटरनल CSS बोलते हैं। तो इंटरनल CSS हम स्टाइल सीट में कंप्लीट देखेंगे। अभी आपको सिंपल देखना है कि टाइटल के जस्ट नीचे आपको लिखना है स्टाइल। ये टाइप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लिख देना और स्टाइल को क्लोज कर दो। हम लिख देते हैं यहाँ पे टेबल और उसके बाद TH भी। देखो TD मतलब टेबल डाटा और TH मतलब टेबल हेडिंग और TR मतलब टेबल रो, ठीक है। उसके बाद TD। इन सब की जो बॉर्डर रहेगी, तो बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल। सबकी बॉर्डर कैसी रहेगी, 2 पिक्सल, सॉलिड रहेगी और कलर रहना चाहिए ब्लैक। अब देखो ज़रा यहाँ देखिए, अभी जो है हमारा 2 पिक्सल की जगह हम दे देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा हो गया ना 2 पिक्सल, ज़्यादा नहीं करना है, 1 कर दो और रिफ्रेश करके देखो। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है, बॉर्डर आ गई मतलब टेबल बन चुका है। अब ये एक चीज़ देने से जब भी हम जितने भी TR मतलब TD लेंगे, जितनी भी TH लेंगे, सभी में बॉर्डर स्टाइल इसी प्रकार अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे हम जो है TH यूज़ करते हैं, TD की जगह क्या यूज़ करते हैं, TH। TH मतलब टेबल की हेडिंग, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस या जो भी आपको लिखना है, और उस प्रकार आपको TH को क्लोज भी करना है। ऐसे नीचे भी आप TH को क्लोज कर दो। मैं हटा देता हूँ उसको, यहाँ पे आप लिख दो सिंपल क्या स्पेस देता हूँ मैं यहाँ पे, और आपको लिखना है सीरियल नंबर। इस TH को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ सीरियल नंबर, फिर सीरियल नंबर। तो पहले TH में सीरियल नंबर आ गया, दूसरे TH में लिख दो नेम, तीसरे TH में लिख दो एड्रेस, मान लो एड्रेस लिख दिए। चलिए तीनों लेते हैं, अब रन करिए। रन करोगे देखिए आपकी हेडिंग बन चुकी है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। पर क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं। आपको नीचे वाली रो में क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 या जो भी आपका जो। तो ये जो TR है और TR क्लोज हुई है वो यहीं तक, मतलब आप सीरियल नंबर से काम करना चाहते हैं तो फिर से आपको दूसरी लाइन लेना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन कैसे लेंगे, फिर TR लो, TR क्लोज हो गया। अब आपको यहाँ पे TD लेना है, क्योंकि हेडिंग एक ही रहती है, उसके नीचे आपको कंटेंट लिखना होता है। तो TD में आप कंटेंट लिखोगे भाई सीरियल नंबर 100 या 1101 हो सकता है। फिर इसको हम जो है थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, 3 चीज़ें, क्योंकि 3 आपके हेडिंग है तो 3 आपकी जो है डाटा भी होनी चाहिए। नेम लिख दो यहाँ पे इस प्रकार मोहित कुमार, और यहाँ TD में हम लिख देते हैं एड्रेस में ये वाला। चलिए आप सेव करो, रन करो। तो ध्यान से देखिए सीरियल नंबर में ये आ गया, नेम में नीचे आ गया, एड्रेस में आ गया। अब इसका कलर मतलब डार्कनेस और इसकी डार्कनेस देखिए, यहाँ पे इसकी डार्कनेस डार्क दिख रही है और इसकी डार्कनेस लाइट दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने TH यूज़ करे और यहाँ पे हमने TD यूज़ करे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे जो है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे में जाओगे तो आप 2 लिख दीजिए, और यहाँ जो है हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखे हमने उदित, और छिंदवाड़ा की जगह छिंदवाड़ा ही रहने दो और रिफ्रेश करो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है दूसरी रो जुड़ गई। ऐसे ही हम तीसरी रो रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है
यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और उदित कुमार की जगह यहाँ लिख दे मनीष, और यहाँ लिख दी हमने सोनू। ठीक है, इस प्रकार से हमने रिफ्रेश करे तो आपके जो रो है वो बढ़ते जा रही। कॉलम बढ़ाना है तो कॉलम बढ़ाने के लिए आपको हेडिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। आप यहाँ से एंटर करो और एक और हेडिंग दे देना। भाई सिंपल है, एक और हेडिंग देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, एक से अधिक जो सेल है उसको मर्ज कैसे करते हैं, जिसको कॉल स्पैन बोलते हैं, और एक से अधिक रो को मर्ज कैसे करते हैं उसको बोलते हैं रो स्पैन। चलिए अभी उसी को देखते हैं। तो इसके लिए टेबल के ऊपर हम एक लेते हैं टी आर, और टी आर में हम जो है क्या दे देते हैं, टी आर में एक टी एच दे देते हैं। टी एच आपको पता चल गया क्या है, टी एच मतलब टेबल हेडिंग, और यहाँ दे देते हैं हम स्टूडेंट डिटेल्स। ये देखिए, और रिफ्रेश करके देखो, पर स्टूडेंट डिटेल एक ही में नहीं आ गई, तो हमको 3 में चाहिए। तो 3 में चाहिए, उसके लिए टी एच के बाद आप जाएंगे और अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन। क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। कितने सेल चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे 3। जैसे ही हमने सेव करे और रिफ्रेश करे तो देखो तीनों में आ गया। ऐसे रो को भी हम स्पैन कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो सोनू है और मनीष है, दोनों का सीरियल नंबर एक ही है, तो यहाँ चलेंगे अपन कहाँ पे, मनीष कुमार वाले में, और मनीष कुमार में जो टीडी है जो 1103 है वो किसका भी है, सोनू का भी और एक मनीष का भी। तो टीडी के अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे रो स्पैन, और कितने को, 2 को, 2 लिखे। अब आपको पता है जब हम यहाँ रो स्पैन 2 कर रहे हैं तो नीचे वाले को तो हटाना पड़ेगा, तो इसको आप हटा दो या कमेंट बना दो, रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ये रो स्पैन हो गई। इसके अलावा इनमें आपको सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग भी देना होता है। तो जो टेबल दिख रहा है ना, टेबल के अंदर जाओगे और आप लिखोगे सेल पेडिंग। सेल पेडिंग का मतलब समझिए, जो 1101 लिखा है इसकी बॉर्डर से दूरी कितनी है, ये डिफाइन करता है सेल पेडिंग। 5 पिक्सल देकर देखो तो देखिए ये बदल गए ना, देखिए दूर दूर हो गए। ऐसे ही आप सेल स्पेसिंग देख लो, ऐसे आप सेल स्पेसिंग जाओगे तो इसकी भी 5 पिक्सल दे दो, मतलब एक सेल से दूसरे सेल की दूरी को बोल देते हैं सेल स्पेसिंग। जैसे ही रिफ्रेश करें देखिए दूर दूर हो गए। तो आप इस प्रकार यहाँ समझ सकते हैं कि अंदर से कंटेंट की दूरी बॉर्डर से और एक सेल की दूसरे सेल से दूरी क्या कहलाती है, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। ऐसे ही आप यहाँ पे भी बॉर्डर दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दे सकते हैं। देखिए HTML की लिस्ट हम MS वर्ड में जब काम करते थे तो ये बुलेट्स यूज़ करते थे। बुलेट्स मतलब डॉट 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 यूज़ करते थे, या फिर हम जो है 1 2 3 यूज़ करते थे। तो इनको बोल देते हैं लिस्ट, और लिस्ट जो है अलग अलग प्रकार से, जैसे यहाँ बुलेट्स फॉर्म में दिख रही है उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, अनऑर्डर्ड, और इसको UL से डिनोट करते हैं। एक दिख रही 1 2 3 4 5, इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोल देते हैं, इसको OL से डिनोट करते हैं। एक और दिख रही है आपको डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ नीचे देखोगे डेफिनेशन लिस्ट नीचे दिखेगी, तो डेफिनेशन लिस्ट को DL से डिनोट करते हैं। जैसे डेफिनेशन लिस्ट कैसे, मान लो कॉफ़ी को समझाना है तो कॉफ़ी के बारे में देखिए ब्लैक हॉट ड्रिंक्स, मिल्क को समझाना वाइट कोल्ड ड्रिंक्स, इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। तो DL से इसको डिनोट करते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, जब भी आप UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करोगे तो UL से डिनोट करोगे, पर उसके अंदर कंटेंट भी तो है, जैसे आइटम 1 2 3 4 5। तो आइटम को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं LI। LI आपका ऑर्डर्ड लिस्ट में भी होता है और LI आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी होता है। तो चलिए इसको हम सिंपल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर ही करते हैं। टेबल को हम नीचे कर देते हैं, और यहाँ हम इसको नीचे करने के बाद यहाँ लिखते हैं क्या, एक प्रकार से OL लिखते हैं। OL जो है ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में आता है, और OL को हम क्लोज भी कर देते हैं। अब OL लिखने बस से काम नहीं चलता, हमको लिखना पड़ता है क्या, हमको लिखना पड़ता है आइटम, और आइटम लिखने के लिए LI की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम लिख देते हैं DCA, दूसरे LI में हम लिख देते हैं PGDCA, तीसरे में हम BCA। इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं BCA और इसको कर देते हैं PGDCA। इसको सेव करते हैं, तो सेव करें तो देखिए 1 2 3 आ गया। अब 1 2 3 क्यों आया भाई, बाय डिफ़ॉल्ट था, हम दे सकते उसको। तो उसको देने के लिए यहाँ टाइप होता है, तो टाइप हमने दिए और यहाँ टाइप में हमने A दे दिए, कैपिटल A। तो ये देखिए ABCD आ गया, मतलब कैपिटल A से आ गया। अगर हम यहाँ I देते हैं रोमन में तो भी देखिए यहाँ पे रोमन में आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका टाइप दे सकते हैं। यही चीज़ें जो होती है OL में भी दे सकते हैं। हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे O को UL में देखिए, यहाँ पे OL हमने यूज़ करे 1 2 3 4 5, UL में भी हम जो है टाइप दे सकते हैं। चलिए अभी खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे भी UL कर दो, रिफ्रेश करो। तो यहाँ ध्यान से देखिए बुलेट्स आ रहा है। बुलेट्स क्यों आ रहा है, हमने कुछ नहीं दिए हैं। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं स्क्वायर,
और रिफ्रेश करते देखिए स्क्वायर आ गया। और यहाँ दे देते हैं हम सर्कल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। तो आप यूएल में भी टाइप दे सकते हैं एट्रीब्यूट, और ओएल में भी टाइप दे सकते हैं। तो टाइप आप बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट, रोमन में स्मॉल कैपिटल और ABCD में स्मॉल कैपिटल, ये आपकी मर्जी, आपको जैसा देना है। हम यूज़ करते हैं DL को। तो DL जो होती है डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है, और इसमें कंटेंट का नाम डालना है, टॉपिक का नाम डालना है, तो उसको हम दर्शाते हैं DT से। कैसे दर्शाते हैं, DT से। और DT में हम उस टॉपिक का नाम देंगे जिसको हम समझाना चाहते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं मान लो कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को समझाना है उसके लिए DD लेते हैं। DD मतलब डेटा की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम इस प्रकार समझा सकते हैं। ये देखिए हमने समझा दिए। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन आ गया। हम दूसरी चीज़ समझाना चाहते थे, इसी के अंदर फिर से लेंगे DT। मान लो हार्डवेयर समझाना, ये DT लेना है, TD नहीं लेना है। क्या लेना है, DT लेना है, DT। इस प्रकार से DT लिए, और इसमें हमने दे दिया हार्डवेयर। मान लो यहाँ पे हमने हार्डवेयर दे दी। अब इसको समझाना कैसे भाई, सिंपल है, DD से आप समझा दोगे। और क्या समझाओगे, हार्डवेयर इज़ मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बंडल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर में जाएगा। फिजिकल कंपोनेंट बोलेंगे, यानी कि यहाँ हम दे देते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, माउस, ये सब फिजिकल कंपोनेंट, ये सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो देखिए हार्डवेयर, उसकी डेफिनेशन। ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे, जब भी टॉपिक का नाम लिखना DT और उसको समझाना तो DD, और मेन जो हेडिंग है वो DL, यानी कि डेटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन तो ही हो गई, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका पहला ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ऑन ऑर्डर लिस्ट। 3 लिस्ट यहाँ पे हमने देखें। अगला जो टॉपिक है वो हमको देखने को मिल जाता है फॉर्म। चलिए फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। लिस्ट तो हमने देख लिए। चलिए फॉर्म क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, कुछ भी भरते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट नेम है, तो उसके अंदर आपको फिल करना है। फिल करा कराया मिलता है कि करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, करा कराया नहीं मिलता। तो खाली चीज़ें मिलती है, मतलब हमको हेडिंग लिखी हुई मिलती है जिसे लेबल बोलते हैं। ब्लैंक बॉक्स मिलता है जिसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ब्लैंक बॉक्स के अलावा दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, मान लो रेडियो बटन हो सकती है जिसको टिक करना है, चेक बॉक्स को टिक करना है, बटन हो सकती है क्लिक करने वाली, सबमिट वगैरह। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए फॉर्म बनाकर देख लेते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं और फॉर्म बनाकर देखते हैं। सीधे ऊपर चलते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, और फॉर्म के लिए हम सीधे यहाँ पर फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म को एंटर करते हैं। अब जैसे जैसे हम यहाँ कंटेंट लिखते जाएंगे वो हमारे प्रदर्शित होते रहेंगे। कंटेंट को लिखने के लिए सिंपल आपको लेवल लिखना है तो आप नेम लिख दो, आपको टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, और यहाँ आपको इनपुट लेना होता है। फॉर्म में जब भी कोई एलिमेंट लेना है तो उसको इनपुट से लाते हैं, और उसका टाइप डिफाइन होता है, एट्रीब्यूट है ये। इनपुट एक टैग है और टाइप क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। ऐसे नेम भी है। तो टाइप में हम दे देते हैं टेक्स्ट। क्या दे देते हैं, टेक्स्ट। नेम में हम दे देते हैं कि भाई ये क्या है, STU नेम, स्टूडेंट नेम एक टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे ही हमने रन करे देखिए नेम आ गया। नेम के साइड में क्या आ गया, मान लो मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए काम कर लेगा। ठीक है, मतलब बाकायदा टाइप हो रहा। सिंगल लाइन वैल्यू बनाना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं। नाम तो आप अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं, वैसे नेम है। हम यहाँ लगाते हैं BR मतलब लाइन ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे यूज़र नेम। क्या लिख देते हैं, यूज़र नेम। और यूज़र नेम में भी क्या बनाना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, और नेम में आप लिख दो यूज़र। मान लो यूज़र नेम लिख देते हैं। इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यूज़र नेम आ गया। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है उसको हम किससे बनाते हैं, टेक्स्ट से, इनपुट टाइप टेक्स्ट से। अब आपको बनाना पासवर्ड। ये देखिए पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप आपको लिखना पड़ता है पासवर्ड। क्या लिखना पड़ता है, पासवर्ड, और ये जो है पास टेक्स्ट, ऐसे आप दर्शा सकते हो। और रिफ्रेश करें तो देखिए पासवर्ड को भी जो है, पासवर्ड को भी BR कर देते। BR आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ब्रेक होना चाहिए। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गया। अब यहाँ टाइप करोगे तो टेक्स्ट आएगा, यहाँ भी टाइप करोगे टेक्स्ट आएगा, पर यहाँ टाइप करोगे तो बुलेट्स आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इनपुट टाइप में पासवर्ड दिए। समझ गया। अब हम लेते हैं एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आपको पता है टेक्स्ट एरिया लेना होता है, BR लगाना नहीं भूलना है।
आगे टेबल में भी आप जो है इस प्रकार की चीज़ें लिख सकते हैं। एड्रेस में हम लिखेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया। ये देखिए टेक्स्ट एरिया लिखे और टेक्स्ट एरिया क्लोज हो गया। अंदर आपको कॉल्स देना है, कॉलम, ठीक है। मान लो आपने कॉलम दे दिए 5, ठीक है, 5 की जगह 10 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और रो दे दिए आपने मान लो 5। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो तो जो इतना बड़ा आ रहा है ये क्या है, ये है आपका टेक्स्ट एरिया जो एड्रेस के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ एंटर कर करके इस प्रकार हम लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया में। हम इसमें जो है और बदलना चाहते हैं, जैसे मान लो 20 कॉलम कर दो और रो को आप जो है 4 कर दो। देखिए इस प्रकार से आपका एड्रेस बड़ा हो गया। तो ये रो और कॉलम की संख्या डिफाइन करती है कि टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा होगा। अब हम लेते हैं क्या, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के लिए आपको जेंडर लेना होता है, तो यहाँ पे आप BR लगा दो, BR लगाना नहीं भूलना है। हम ले लेते हैं यहाँ पे जेंडर। जेंडर में हम ले लेते हैं, जेंडर हेडिंग डाले हैं और हम ले लेते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में यहाँ रेडियो लेना है, मतलब जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स लो तो टेक्स्ट लिख दो, रेडियो बटन लेना तो रेडियो लिख दो। और यहाँ आपको नेम में जेंडर ही लिखना है। और क्या रहते हैं जेंडर, मेल। और दूसरा जेंडर जो है आपका रहेगा फीमेल, मतलब आप यहाँ फीमेल लिख दो, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे जेंडर आ गया। अब इनमें से बताइए मुझे एक सेलेक्ट होता है या मल्टीपल। ये देखिए एक ही हो रहा है। अब एक कैसे सेलेक्ट हो रहा है, जेंडर, जेंडर नाम दिए इसलिए, अलग अलग नाम दोगे दिक्कत होगी, ठीक है, नाम अलग अलग मत देना। ये देखिए एक ही सेलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमको BR लगा दो। BR लगाने के बाद हमको जो है क्या लेना है, BR लगाने के बाद हमको यहाँ पे जो आपका चेक बॉक्स है वो लेना है। चेक बॉक्स किस लिए लेते हैं बताइए मुझे, क्वालिफ़िकेशन के लिए। जैसे मान लो आपकी एजुकेशन है उसको दर्शाना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप में ले लोगे चेक बॉक्स, ठीक है। और नेम में दे दोगे यहाँ पे मान लो पहला जो चेक बॉक्स है 10th का है और यहाँ आप दे दो 10th। चलिए रिफ्रेश करके देखो, देखिए एक चेक बॉक्स बन गया है जिसको हम चेक कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम जो है इनपुट टाइप में एक से अधिक चेक बॉक्स ले सकते हैं, जैसे 12th का है, ग्रेजुएशन का है, डिप्लोमा का है। तो यहाँ दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 12th, और इसमें भी करना पड़ेगा 12th। इसमें मान लो आप BCA कर देते हो और इसमें भी कर दो BCA। अब कोई व्यक्ति किसी और चीज़ को करा है तो वो कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा मान लो आप PGDCA नहीं, यहाँ DCA कर दो और यहाँ पे भी कर दो DCA। जब रिफ्रेश करोगे तो लाइन से देखिए 10th 12th BCA DCA, इस प्रकार से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन यानी टेक्स्ट चेक बॉक्स का मतलब ही होता है मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल को सिलेक्ट करना। पर आप यहाँ जेंडर में देखोगे तो किसी एक को सिलेक्ट करना होता है क्योंकि रेडियो बटन है। उसके बाद हम लेते हैं सिटी। तो यहाँ फिर से BR लगा दूँ, BR लगाना नहीं भूलना है ताकि आपका जो पेज है या फॉर्म है वो इज्जतदार दिखे। हम यहाँ लेते हैं क्या, सिटी। सिटी मतलब भाई छिंदवाड़ा हो सकती है, जबलपुर, भोपाल। तो इसके लिए लेते हैं सेलेक्ट। क्या लेते हैं, सेलेक्ट। और सेलेक्ट लोगे तो जो भी हम काम करना है वो लेते हैं ऑप्शन में। कैसे लेते हैं, ऑप्शन में। मान लो आपको पहला ऑप्शन लेना है छिंदवाड़ा, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है छिंदवाड़ा की जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डाल सकते हैं, फिर जबलपुर डालना है, फिर उसके बाद आप इंदौर, अपनी इच्छा अनुसार आप सिटी भर लेना और रिफ्रेश करना। तो यहाँ देखिए सिटी के सामने क्या आ गया, कॉम्बो बॉक्स। देखिए आपके पास में जो लिस्ट है और जो लिस्ट हमने दिए हैं वही आ गई है, ठीक है। इसमें आप नेम वगैरह भी दे सकते, ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है बटन। जैसे ये सेलेक्ट से बाहर निकल जाए हम तो सबमिट भी तो करना पड़ता है, तो आपको इनपुट टाइप लेना होता है। चलिए पहले BR लगा दूं क्या, इसके बाद आपको BR लगाना नहीं भूलना है। इनपुट टाइप में आपको लिखना है सबमिट और इसका नाम भी क्या दे दो, सबमिट। दूसरी जो लेना है वो लेना है इनपुट टाइप रीसेट। ये देखिए यहाँ पे रीसेट और इसका नाम भी क्या दे दो, इसका नाम भी रीसेट दे दो। चलिए रिफ्रेश करो, यहाँ देखिए 2 बटन बन गई। मान लो हम कुछ भी फिल कर देते हैं। चलो हम यहाँ पे मान लो ये फिल कर दिए, यूज़र नेम में हमने जो भी XYZ जो आपकी मर्जी, ठीक है। इस प्रकार पासवर्ड लिख लिए, एड्रेस लिख दिए, मेल लिख दिए। देखिए इस प्रकार से हम जो है सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिए, छिंदवाड़ा सेलेक्ट कर लिए और सबमिट, फॉर्म सबमिट हो गया। इसी प्रकार तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होते हैं। सबमिट करने के लिए हमको उसके लिए वेब डेवलपमेंट यानी बैकग्राउंड में कोडिंग करना होगा। तो ये इस प्रकार से हमने फॉर्म में काम करना सीखे। फॉर्म आपने देख लिया, टेक्स्ट फील्ड वगैरह, ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ कंटेंट जो मिल जाएंगे, जो आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं।
जैसे टेक्स्ट एरिया बनाना है या फिर जो भी बटन बनाना है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। कलर वगैरह बनाना है, जैसे यहाँ देखिए आपको ऊपर चलते हैं, जैसे सिटी के बाद हम इनपुट टाइप कलर लेना चाहते हैं, तो आप कलर ले लो और इसका नाम भी आप कलर दे दो और रिफ़्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको कलर का बॉक्स आ जाएगा। डेट लोगे तो डेट आ जाएगा। तो ये बाकी की चीज़ें आप जो है पीडीएफ से देख लेना, मैंने आपको लाना बता दिया हूँ किस प्रकार लाते हैं, सभी चीज़ें कॉमन है। तो इस प्रकार हमारा जो HTML है जिसको हमने कंप्लीट देखा है, अब ये जो कंप्लीट HTML है वो आपको अलग अलग एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, या फिर कोर्सेज अलग होते हैं जैसे DCA, PGDCA, BCA, MSc, इनमें आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में मिल जाता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए काम आने वाला है वन शॉट वीडियो, यानी कि एक बार में पूरा कंप्लीट HTML आपका जो है पढ़ सकते हैं आप और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, पर वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलना है। आपको जैसा भी प्रतिक्रिया आपकी कमेंट जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वीडियो काम का है, तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और कर लिया तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।